बात तेज बारिश की। भारी बारिश से दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा। टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिर गया है। छत का हिस्सा गिरने से एक शख्स की मौत, छत का हिस्सा गिरने से 8 लोग जख्मी हुए हैं। हादसे में कई गाड़ियां चपेट में आई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए टर्मिनल 1 की, जहां पर यह हादसा हुआ है। कई गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं और यह भी जानकारी कि 8 लोग जख्मी हुए हैं इस हादसे में। छत का एक हिस्सा गिर गया। देखिए ये छत का हिस्सा जब गिरा तो वहां पर गाड़ियां भी मौजूद थी, वो भी इसकी चपेट में आ गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ। टर्मिनल 1 की ये तस्वीरें तेज बारिश के बाद यहां पर स्थिति कैसी हो गई। देखिए तेज बारिश का प्रकोप, टर्मिनल 1 का ये छत का ये हिस्सा नहीं झेल पाया और ये गिर गया। नीचे गाड़ियां मौजूद थी, एक के बाद एक देखिए कई गाड़ियां जो है क्षतिग्रस्त हुई हैं। लोग यहां पर घायल हुए, करीब 8 लोग घायल हुए हैं इस हादसे में। और टर्मिनल हादसे के बाद फ्लाइट्स को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। यहां से जाने वाली फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। जो लोग सुबह आज अपनी फ्लाइट्स के लिए यहां पर पहुंचे उनके लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है ये पूरा मामला। हमारे संवाददाता विवेक मौके पर मौजूद थे, मौके का मुआयना किया उन्होंने। आइए उनकी रिपोर्ट देखते हैं। आईजीआई टर्मिनल 1 पर हुए हादसे के बाद फ्लाइट पकड़ने आए लोग काफी परेशान और बेहाल नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सीधे बातचीत करते हैं। क्या बताया गया आपको? सर कोई भी किसी तरह का सूचना नहीं है, सिर्फ इन्होंने ये बताया कि बहुत बड़ी घटना हुई है, ऊपर से छत गिरी हुई है, इसलिए पूरी दिन के लिए यहाँ शट डाउन कर दिया गया है। लेकिन कुछ बताने को तैयार नहीं है कि आपका डाइवर्ट कहाँ है, कैंसिल आपकी टिकट हुई या नहीं हुई, फंड कैसे रिफंड होगा या आपको कैसे भेजा जा सकता है इमरजेंसी केस में। इसका कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं है, ना ही कोई सर्विस मिल पा रही है। तो यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा है आपको? कुछ नहीं सर, ना कोई प्रशासनिक तौर पे जवाब है, ना कोई आधिकारिक रूप में है और ना ही कोई जूनियर और सीनियर स्टाफ को हेल्प करने को तैयार है। जहाँ तक कि बहुत बड़ी भगदड़ भी मची, फॉल सीलिंग, बाथरूम में फॉल सीलिंग गिरा और भगदड़ मच गई और प्रशासन भी कह रहा है भागो भागो भागो। भगदड़ में कई लोग गिरे हैं सर। ये हालत थी सुबह 5 बजे। देख सकते हैं कि लोग जो है परेशान है, उनका कहना है कुछ बताया नहीं जा रहा। आप भी फ्लाइट पकड़ने के लिए आए थे यहाँ पर? जी जी। किस तरह की परेशानियां हुई, क्या बताया कुछ, आपको जानकारी दी है? कुछ जानकारी नहीं दिया, लोग भी परेशान होता है करके जस्ट ड्यू टू बैड वेदर करके ही बोल रहे हैं। प्रेजेंट ये टेम्पररी बंद हो गया, आज तो रिज्यूम नहीं होगा करके बोल रहे हैं। सर आप भी फ्लाइट पकड़ने के लिए यहाँ पे आए थे? जी जी। कोई जवाब मिला है, कुछ बताया गया है, क्या वजह? बता दिया उन्होंने, एक नंबर दिया, उस नंबर पे जो हमने बात की उन्होंने रिशेड्यूल करा दी। वो जो शाम को जो है ना 6:50 पे है। सुबह कितने बजे की फ्लाइट थी? सुबह थी 8:15 8 बजे की। अब शाम को फ्लाइट जाएगी? शाम को जाएगी। रिशेड्यूल करवा दी? रिशेड्यूल करा दी। बहुत। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों को जो फ्लाइट है वो रिशेड्यूल भी करवाई गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको का ये कहना है कि अभी कोई जवाब जो है वो नहीं मिल पाया। तो ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं टर्मिनल 1 की, जहाँ पर हादसे होने की वजह से है लोग परेशान और बेहाल नजर आ रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग जो है अपना समाधान ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं। कमसन नदीम के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। और देखिए दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से अस्थायी तौर पर फ्लाइट्स को रोक दिया गया। फ्लाइट यातायात पर फिलहाल बाधा नजर आ रही है। टर्मिनल हादसे के बाद फ्लाइट यातायात को रोका गया है, यानी कि यहां से उड़ानें अभी फिलहाल के लिए रोक दी गई हैं। विवेक शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। विवेक, दो महत्वपूर्ण बातें, एक तो ये कि इतना बड़ा हिस्सा छत का टर्मिनल 1 का कैसे गिर गया, और दूसरा जो लोग घायल हुए हैं वो कहां हैं, कैसी स्थिति है उनकी, क्या अपडेट है उनके बारे में? देखिए बात की जाए तो ये जो हादसा है वो बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से ये हादसा हुआ है और जो छत है वो टपक रही थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि टर्मिनल 1 डिपार्चर की तस्वीरों में अगर आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि आपको एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर तैनात नजर आएंगे। उसके अलावा आपको जो छत का हिस्सा गिरा हुआ है वो भी टूटा हुआ आपको तस्वीरों में नजर आएगा। बड़ा पोल जो है वो यहाँ पे गिरा हुआ था गाड़ी के ऊपर, वहाँ से भी लोगों को रेस्क्यू करवाया गया था। करीब 7 से 8 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करवाया गया है। बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक एक शख्स की इस हादसे में मौत हो गई है। हादसा शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से हुआ है, लेकिन फिलहाल पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया है जो कि मामले की तफ्तीश करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पे लोग जो मौजूद हैं, जो कि डिपार्चर पहुंचे थे, वो काफी परेशान हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो कि यहाँ पे फ्लाइट पकड़ने आए थे। कितने बजे की फ्लाइट थी सुबह आपकी? सॉरी, कितने बजे सुबह फ्लाइट थी, क्या बताया गया आपको? अभी हमारी 5 बजे फ्लाइट थी पूना से, अभी 7 बजे आए इधर। विवेक, जो आप जानकारी दे रहे थे, हम चाहेंगे एक बार उस जानकारी को कंफर्म करें। आप बता रहे थे कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जो लोग घायल हुए उसमें? 2 पे जाओ, वहाँ से फ्लाइट मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ से सब
डिपार्चर बंद हो गया। सूत्रों के मुताबिक एक शख्स की जो है इस हादसे में डेथ हो चुकी है और फिलहाल एनडीआरएफ की टीम अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए है। आप देखेंगे कि आपको बड़ी क्रेन जो है वो तस्वीरों में नजर आएंगी। कई जेसीबी मशीनें जो है वो टर्मिनल 1 पर डिपार्चर पर पहुंच चुकी है, जो कि मलबा हटाने का काम कर रही हैं। ऊपर की तस्वीरें में अगर आपको दिखाऊं तो एक बार फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। जो डिपार्चर के तरफ जाने वाले रास्ते हैं उस पर बैरिकेटिंग कर दी गई है, वहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात है। वहाँ पर ठीक है विवेक, रोकूंगा आपको, लौट रहा हूं आपके पास। और देखिए, एयरपोर्ट हादसे की जांच के लिए कमेटी को गठित कर दिया गया। कमेटी गठित की गई है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कमेटी बनाई है इस पूरे मामले की जांच के लिए। बड़ी जानकारी इसको लेकर मौके पर पहुंच रहे हैं नागरिक उड्डयन मंत्री। बड़ा हादसा हो गया है और जो जानकारी विवेक बता रहे थे सोर्सेस के हवाले से कि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। मौके पर राम मोहन नायडू भी पहुंच रहे हैं, यानी कि इस पूरे मामले पर एक्शन शुरू हो चुका है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, जानकारी मिल रही है कि उड्डयन मंत्री भी पहुंच रहे हैं, तमाम बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं, कमेटी गठित की गई है इस पूरे मामले की जांच के लिए। देखिए, इस पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। हादसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ और मामले की जांच में आगे क्या निकल के सामने आता है ये भी देखना होगा। लेकिन शुरुआती जांच में जिस तरह से बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से हादसा हुआ है और जो छत थी वो टपक रही थी। बताया जा रहा है कि काफी पानी जो है वो छत से गिर रहा था और एकाएक सुबह 5 बजे के आसपास ये छत जो है वो ढह गई थी। तो फिलहाल यहाँ पर तमाम आला अधिकारी जो है वो पहुंचे हैं और साथ ही जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि पहुंच चुके हैं और वो भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं उनके संपर्क में मंत्री हैं और लगातार वो उनसे बातचीत करें कि आखिरकार क्या हुआ था, कोई लोग और फंसे हुए तो नहीं है। जो लोग घायल हुए थे उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और लगातार उनका इलाज चल रहा है। तो जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक शख्स की जो डेथ हुई है, लेकिन अभी फिलहाल की बात की जाए तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी बदस्तूर जारी है। तस्वीरों में अगर मैं आपको एक बार फिर दिखाऊं तो अभी भी यहाँ पर आपको एनडीआरएफ की टीम मौके पर नजर आएगी। मलबा हटाने का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। देखा जा रहा है कि मलबे के नीचे कोई और शख्स तो फंसा हुआ नहीं है। तो पूरा जो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। फायर विभाग की टीम, सीएसएफ के जवान, दिल्ली पुलिस की टीम और इसके अलावा यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौजूद क्या है। बड़ी जो यहाँ पर एयरपोर्ट मैनेजमेंट टीम से किसी ने कुछ कहा है विवेक इस पर कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? अमूमन बारिश के पहले रिपेयर का काम कर लिया जाता है, जहां भी लीकेज हो उसको ठीक कर लिया जाता है। पहली ही बारिश में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? कुछ भी जानकारी दी जा रही है जो मैनेजमेंट की टीम है एयरपोर्ट की, क्योंकि बड़ी टीम होती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली का है उसको मैनेज करने के लिए। देखिए, बात की जाए तो अभी पूरे मामले की जांच जो है वो की जाएगी कि आखिरकार इस हादसे की अहम वजह क्या है। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से हादसा हुआ है, लेकिन पूरा आखिरकार क्या वजह थी, कब से ये दिक्कत चल रही थी, पानी कैसे टपक रहा था, क्योंकि एयरपोर्ट पर मरम्मत का काम जो है वो जोरों शोरों पर हमेशा चलता हुआ नजर आता है। तो लेकिन इस वक्त इस तरह का हादसा कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल उठना लाजमी है और उसी को लेकर जो है कमेटी का गठन किया गया है, जो कि पूरे मामले की जाँच करने के बाद ये बताएगी कि आखिरकार ये हादसा क्या हुआ और अगर इसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। तो साफ है कि पूरे मामले की जांच जो है वो की जाएगी और उसके बाद एक रिपोर्ट जो है वो ये सौंपी जाएगी, जिस पर देखा जाएगा कि आखिरकार हादसा क्यों और कैसे हुआ था। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल विवेक यही है कि यह हादसा कैसे हो गया। बरसात की अभी शुरुआत हुई है, पहले से ही लीकेज था और ऐसे में यह हादसा हो गया। देखिए, एक बहुत और बड़ी जानकारी यह है कि 3 महीने पहले ही इसका उद्घाटन हुआ था। 3 महीने पहले ही टर्मिनल 1 के इस हिस्से का उद्घाटन किया गया था और अब देखिए ये बड़ा हादसा हो गया है। तो ऐसे में यह सवाल गंभीर हो जाता है, क्योंकि इस पूरे मामले में 8 लोग घायल हुए हैं और जो सोर्सेज बता रहे हैं एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, लोगों को बड़ी असुविधा हुई है। लेकिन यह स्थिति क्यों हुई? क्योंकि 10 मार्च को टर्मिनल 1 के इस हिस्से का उद्घाटन हुआ और देखिए पहली बरसात में ही यह हिस्सा गिर गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। पुनीत शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। पुनीत, स्थिति ये कैसे हो गई जबकि 3 महीने पहले ही इस हिस्से का, टर्मिनल 1 के इस हिस्से का उद्घाटन किया गया था? कोई सूचना मिल पा रही है, कोई कहीं कोई आंसर? क्योंकि अब हर तरफ यही सवाल उठ रहा है, यही क्वेश्चन है कि यह हादसा हुआ कैसे, जबकि सारी तैयारी होती है एयरपोर्ट पर हर सीजन की, हर मौसम की। देखिए, मानसून की पहली बरसात है, लेकिन इस पहली बरसात ने तमाम चीज़ों की कलाई खोल कर रख दी है।
चाहे सिविक एजेंसीज की बात की जाए या फिर जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ है, तो 3 महीने पहले जिस तरीके से वहाँ पर उद्घाटन किया गया और एक बड़ा हिस्सा जो रूफटॉप का गिरा है, उसने वाकई में सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या मटेरियल लगाया गया था, क्या वहाँ पर सामान का इस्तेमाल किया गया था उसको बनाने में, कि लोहे का इतना बड़ा हिस्सा गाड़ियों के ऊपर गिरा। कई गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं, एक शख्स की जान चली गई है, 8 लोग इंजर्ड हुए। तमाम सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो ठेकेदार थे उन लोगों ने किस मटेरियल को लगाया है, और अब इस जो मौत हुई है इस एक मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल शुरू हो गया। तमाम लोग जो राजनेता है वो भी अब ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा सवाल है। रूफ टॉप के नीचे तमाम गाड़ियां खड़ी होती है, पैसेंजर्स खड़े होते हैं, ड्राइवर होते हैं, और ऐसे में बारिश से, महज एक बारिश से अगर इस तरीके से इतना बड़ा रूफ टॉप गिरता और इतना बड़ा हादसा होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये अपने आप में वाकई में एक बड़ा सवाल हो जाता है। बिल्कुल अहम सवाल है ये। विवेक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी हम लौटेंगे। और देखिए, लगातार बरसात के बाद ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और जिस तरह की दुर्घटना हुई है उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इस बीच देखिए, दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के बाद कैसी स्थिति हो गई है। बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। मिंटो ब्रिज के नीचे पानी में कार डूब गई। बारिश से दिल्ली में जगह जगह लगा जाम की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और नतीजा यह हुआ है कि जो जहां है वहां फंसा हुआ। ये देखिए, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर अपने आप में हैरान करने वाली है। पूरी कार डूबी हुई है। ऐसे ही एक ट्रक भी फंसा हुआ है। मिंटो रोड पर हर बार ये स्थिति हो जाती है, लेकिन अब तो ये पहली बारिश है। पहली बरसात का अगर देखा जाए तो पहली बारिश के शुरुआती दिनों में ही ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। और अब सवाल यही उठता है कि आखिर क्या तैयारी थी जल निकासी की, क्या तैयारी थी दिल्ली को इस स्थिति से बचाने के लिए, तब जबकि झुलसाती गर्मी के बाद बारिश हुई। लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन बारिश एक मुसीबत की तरह ही आ गई। यानी एक मुसीबत और उसके बाद ये दूसरी मुसीबत। गर्मी में लोग परेशान थे, बारिश हुई तो आप देखिए कि दिल्ली और एनसीआर में सड़कों की स्थिति क्या है, दिल्ली में क्या हालात हैं। जहां पानी नहीं है वहां जाम है, और जहां पर पानी है वहां गाड़ियां डूबी हुई हैं। यानी कि गाड़ियां रुकी हुई हैं, आप देखिए लंबी लंबी कतारें, और जहां पर गाड़ियां खड़ी थी वो पानी में डूबी नजर आ रही हैं। दिल्ली की सड़कों का ये हाल हो गया है, हर तरफ लबालब पानी भर गया है। रजनीश हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। रजनीश, दिल्ली में ऐसी स्थिति, पहली ही बारिश और पहली ही बारिश में जल निकासी की पोल खुल गई, गाड़ियां डूबी हैं, ट्रक फंसे हुए हैं और लंबी लंबी कतारें शुरुआत में सुबह में ही हमें देखने को मिल रही हैं जाम की गाड़ियों की सड़कों पर। बिल्कुल, ये स्थिति तब है जब मौसम विभाग पिछले 3-4 दिनों से लगातार अलर्ट दे रहा है और ये बता रहा है कि दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। 220 से 230 mm बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई थी, लेकिन ड्रेनेज और पानी निकासी को लेकर क्या तैयारी है वो तस्वीर में आप देखिए। ये प्रगति मैदान निज़ामुद्दीन को जोड़ने वाली ये सड़क और काफ़ी दूर तक, मुझे लगता है करीब 7-8 किलोमीटर तक ये ट्रैफिक इसी तरह से कई घंटों से रुका हुआ है। गाड़ियां चल नहीं रही है बल्कि पानी में रेंगती हुई आपको नज़र आएंगी। चारों तरफ पानी है यहाँ पर, और जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रुका हुआ है। आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से एम्बुलेंस को किसी तरीके से निकालने की कोशिश की गई थी, वो यहाँ पर निकला है। फायर की गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी हुई थी, उसको यहाँ से निकाला गया है। लेकिन आम लोगों की जो गाड़ियाँ हैं और आम लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो यहाँ पर पिछले कई घंटों से इसी तरह नज़र आ रही है। आप इधर देखिए, यहाँ पर कितना ज़्यादा पानी डूबा हुआ, मुझे लगता है कि 3 से 4 फीट पानी तो अभी यहाँ पर सड़क पर नजर आ रही है। और इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही है। बार बार पहली ही बारिश में दिल्ली का हाल बेहाल, दुर्घटनाओं की खबरें आने लगी हैं। गाड़ियां डूबी हुई हैं, एयरपोर्ट पर हादसे हुए हैं जिसमें एक की मौत भी हुई है, 8 लोग घायल भी हुए हैं। ये स्थिति है, ये खबरें हैं दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमसे जुड़ने के लिए, तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, पहली बारिश में दिल्ली एनसीआर डूब गया है, दिल्ली की सड़कों पर पानी भर गया है। हर बार की तरह मिंटो ब्रिज में भी इस बार 4 से 5 फीट पानी भर गया। मिंटो रोड पर एक कार पूरी तरह से डूबी नजर आई, ट्रक भी कई फीट तक पानी में डूबा नजर आया। ये तस्वीरें आप देखिए, मिंटो रोड में कार डूबी है, ट्रक पानी में डूबा हुआ है, आईटीओ पर पानी भरा हुआ है, सड़कों पर सैलाब की स्थिति, भारी ट्रैफिक जाम और जहां तहां गाड़ियां फंसी हुई हैं।
और आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की। फिरोज शाह रोड पर क्या हालात है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह से ही हो रही बारिश के चलते जहां एक तरफ दिल्ली वालों को गर्मी से काफी निजात मिली है, तो वहीं दिल्ली की सड़कों पर जलभराव की समस्या भी देखने को मिल रही है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फिरोज शाह रोड पर जहां तक नजर जाती है सिर्फ आपको सड़क पर पानी पानी नजर आएगा और इस पानी से होकर गुजरने को लोग जो है वो मजबूर नजर आ रहे हैं। गाड़ी के टायर जो है पूरे पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि किस कदर जो है यहाँ पर लोग गाड़ी चलाने को मजबूर हैं। गाड़ी चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी गाड़ियां जो है वो इस पानी में खराब हो चुकी है। 2 पहिया वाहन वाले लोगों की भी कई गाड़ियां जो है वो खराब हुई इस सड़क पर नजर आ रही हैं। देख सकते हैं फिरोज शाह रोड की ये तस्वीरें हैं, जहां तक नजर जाती है सिर्फ आपको चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा और इस पानी से होकर लोग जो है वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली के हर इलाके में देखने को मिल रही है। जगह जगह पर पानी और जलभराव की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। कैमरा नदीम के साथ विवेक शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली। और समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव के दिल्ली के घर में पानी भर गया। रामगोपाल यादव ने कहा एनडीएमसी के अधिकारियों को किया कॉल और एनडीएमसी से कोई मदद नहीं मिली अभी तक। रामगोपाल यादव का बयान, संसद जाने के लिए कार तक नहीं निकल पाई। रामगोपाल यादव ने बारिश की वजह से अपने आवास में घुसे पानी को लेकर यह बातें कही हैं और कहा कि कार भी बुरी तरह से फंस गई, कार भी नहीं निकल पा रही है। तो ये रामगोपाल यादव के आवास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उनके घर में पानी घुस गया है चारों तरफ, यानी कि आवास के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां भी पानी में डूबी हुई हैं, जो गाड़ियां अंदर लगी हुई थी। और ये खुद रामगोपाल यादव ने कहा कि कार भी नहीं निकल पाई, हमें संसद पहुंचना था, आज महत्वपूर्ण दिन है संसद का, लेकिन कार नहीं निकल पाई। एनडीएमसी के अधिकारियों से मदद मांगी गई, लेकिन उनका जवाब तब तक नहीं आया। और अब आपको राजस्थान के जोधपुर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां इतनी बारिश हुई कि कई इलाके पानी में डूब गए। रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने जल निकासी के इंतजाम के पोल खोलकर रख दिए। अभी तो मॉनसून की शुरुआत हुई है और देख लीजिए जोधपुर का क्या हाल हो चुका है। जोधपुर का कोई इलाका नहीं बचा होगा जहां जल भराव नहीं हुआ। यहां तक कि जोधपुर के पौष इलाकों में भी पानी भर गया है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। जोधपुर में कई सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि उन्हें बंद कर दिया गया। जोधपुर एयरपोर्ट के करीब एक शख्स नाले में गिर गया। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसे नाले से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। ये जो भी नाला है ना ऊपर से खुला था, हमने पार्षद को भी बोला, जो नाला बना उस ठेकेदार को भी बोला कि इसको पैक करवा दो आप, या फिर आप जो पहले खोद रखा है उसको पैक करो फिर आप आगे खोदो। तो इन्होंने बोला कि हम एक साथ खोदेंगे, एक साथ पैक करेंगे। कई जगह नाले खुले हुए हैं, उनके ऊपर स्लैब नहीं है, जिसकी वजह से बड़ी अनहोनी हो सकती है। जिला कलेक्टर का कहना है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बच्चे को सकुशल निकाल लिया गया, उसको अस्पताल भेजा गया ट्रीटमेंट के लिए। साथ ही जो नाला खुला हुआ था, जिसके लिए जो निगम के संबंधित जो कार्मिक हैं जिनकी लापरवाही रही है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा करेक्टिव एक्शन लिया। और अब आपको राजस्थान के सिरोही से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। राजस्थान के सिरोही में नदी में गिरा ट्रैक्टर। नदी पार करते समय तेज बहाव में बह गया ट्रैक्टर। मौके पर मौजूद लोगों ने किया ट्रैक्टर पर सवार 2 लोगों का रेस्क्यू। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे ये ट्रैक्टर तेज बहाव में बह गया। 2 लोग इसमें सवार थे, वो भी ट्रैक्टर के साथ नदी में बह गए। हालांकि इन 2 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए सिरोही राजस्थान की है, जहां पर नदी को पार करते समय तेज बहाव इतना था कि ये पूरा ट्रैक्टर ही बह गया। सवार 2 लोग थे, वो भी नदी के पानी में बह गए। हालांकि इन दोनों का रेस्क्यू कर लिया गया। बात बिहार की। बिहार में पुल टूटने का सिलसिला जारी है। पिछले 10 दिनों में 4 पुल ढह गए। ताजा मामला किशनगंज का है, जहां एक पुल धंस गया। ये तस्वीरें 26 जून की हैं, जब किशनगंज में कनकई नदी का पुल पानी का दबाव नहीं झेल सका। पानी का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुल का पिलर करीब 1.5 फीट तक नीचे दब गया। पुल का पिलर धंसने से हजारों लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक पुल का निर्माण सिर्फ 6 वर्ष पहले हुआ था। इससे पहले 23 जून को मोतिहारी में भी एक पुल ढह गया था। ये पुल ढलाई के तुरंत बाद ही गिर गया था। इलाके के लोगों ने इस पुल से काफी उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन ये पुल उद्घाटन से पहले जमींदोज हो गया। इस पुल पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे।
75 फीट लंबे पुल के गिरने से सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। पुल गिरने की ऐसी ही घटना 22 जून को सिवान में भी घटी थी। सिवान में गंडक नदी पर बना पुल अचानक भरभरा कर गिर गया। ये पुल 30 फीट चौड़ा और करीब 30 साल पुराना था। आरोप है कि पिछले साल नहर के निर्माण में लापरवाही बरती गई। ऐसे में मिट्टी का कटाव होने लगा और पुल का पिलर धंसने लगा। पिलर धंसते ही कुछ ही मिनटों में पुल नीचे गिर गया। बिहार में पुल टूटने की एक और घटना आपको दिखाते हैं। अररिया में 18 जून को एक पुल खोखले सिस्टम का शिकार हो गया। ये पुल बकरा नदी पर बना था और देखते ही देखते धंस गया। और दिल्ली में अपने घर पर कालिक पोतने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, ऐसे गुंडों से मुझे डर नहीं लगता। ये ओवैसी ने कहा, मैं गिनती ही भूल गया हूं कि कितनी बार मेरे घर को निशाना बनाया गया। दिल्ली पुलिस से पूछा सवाल, आपकी नाक के नीचे ये सब कैसे हो रहा है? दिल्ली के अशोका रोड पर AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का सरकारी बंगला है। ओवैसी अपने परिवार के साथ इसी बंगले में रहते हैं। बीती रात कुछ लोगों ने बंगले के बाहर लगे नेम प्लेट पर स्याही फेंक दी और बंगले के बाहर पोस्टर भी चिपका दिया। और मजहब है प्यारा जिसे देश से पहले वो इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त ओवैसी घर पर मौजूद नहीं थे। वो अपने परिवार के साथ घर से बाहर थे। ओवैसी जब वापस घर लौटे तो स्याही फेंके जाने की जानकारी मिली। उन्होंने तुरंत दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना भी दी। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर अपने बंगले के बाहर का वीडियो शेयर करते हुए दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने आज मेरे घर पर काली स्याही पोतकर तोड़फोड़ की। मैं अब गिनती भूल गया हूँ कि मेरे दिल्ली आवास को कितनी बार निशाना बनाया गया। उन्होंने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए अधिकारियों से पूछा कि उनके नाक के नीचे ये कैसे हो रहा है। दिल्ली पुलिस ओवैसी के बंगले के आसपास लगे CCTV की जांच कर रही है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है। और अब खबर संसद सत्र से जुड़ी हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए वक्त तय कर दिया गया है। किस पार्टी को कितना समय अलॉट किया गया, देखिए इस रिपोर्ट। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में 21 घंटे तक चर्चा होगी। चर्चा के दौरान अपनी बात रखने के लिए बीजेपी को 8 घंटे का समय अलॉट किया गया है। बीजेपी की तरफ से लोकसभा में अनुराग ठाकुर डिबेट की शुरुआत करेंगे। दिल्ली से बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बोलेंगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 240 सदस्य चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं। सदन में बीजेपी के सदस्यों की संख्या के लिहाज से देखें तो बीजेपी के एक सांसद को बोलने के लिए 2 मिनट का समय मिलेगा। वहीं कांग्रेस को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए 3 घंटे 18 मिनट का वक्त मिलेगा। राज्यसभा में बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी चर्चा की शुरुआत करेंगे और कविता पाटीदार उसका समर्थन करते हुए बोलेंगी। गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से बात रखी और उन्होंने अपने अभिभाषण में युवाओं और पूर्वोत्तर का भी जिक्र किया। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और लोकसभा में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के फ्लोर लीडर्स की नियुक्ति हो गई है। इंडिया गठबंधन की कल हुई बैठक में 20 पार्टियों के फ्लोर लीडर्स बनाए गए। फ्लोर लीडर स्पीकर के साथ होने वाली बैठक में हिस्सा लेते हैं। आपस में बेहतर तालमेल के लिए भी काम करते हैं। लोकसभा में विपक्ष की साझा रणनीति तय करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। 20 पार्टियों के फ्लोर लीडर्स में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और गौरव गोगोई हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के फ्लोर लीडर होंगे। डीएमके की ओर से TR बालू और टीएमसी की ओर से संदीप बंदोपाध्याय को फ्लोर लीडर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही शिवसेना UBT ने अरविंद सावंत और एनसीपी शरद पवार ने सुप्रिया सुले को फ्लोर लीडर नियुक्त किया है। मियां अल्ताफ अहमद नेशनल कॉन्फ्रेंस के फ्लोर लीडर बनाए गए हैं। के राधाकृष्णन CPM के फ्लोर लीडर बनाए गए हैं। ET मोहम्मद बशीर IUML और सुब्रायन CPI के फ्लोर लीडर बनाए गए। आम आदमी पार्टी की तरफ से गुरमीत सिंह मीत हेयर, RJD के सुरेंद्र प्रसाद यादव, MDMK के DY को, CPIML के राजा राम सिंह, NLP से हनुमान बेनीवाल को फ्लोर लीडर नियुक्त किया गया है। और विपक्ष के नेताओं ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा में ओम बिरला के इमरजेंसी का जिक्र करने पर नाखुशी जाहिर की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के संबोधन में इमरजेंसी के जिक्र पर विवाद हो रहा है। इसी मुद्दे पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला से उनके चैम्बर में मुलाकात भी की।
राहुल गांधी ने उनसे आपातकाल का जिक्र करने पर नाखुशी जताई है। राहुल ने ये भी कहा कि ये पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा है, इससे बचा जा सकता था। स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, डीएमके की कन्निमोझी, सुप्रिया सुले, आरजेडी की मीसा भारती, टीएमसी के कल्याण बनर्जी भी मौजूद थे। इस बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी ओम बिरला को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि संसद के इतिहास में अध्यक्ष का पद अभूतपूर्व है। एक नवनिर्वाचित स्पीकर की ओर से इमरजेंसी का जिक्र आना हैरान करने वाला है। वेणुगोपाल ने ये भी लिखा कि इसे संसद की संस्थागत विश्वसनीयता पर प्रभाव डालने वाले एक बहुत ही गंभीर मामले के संदर्भ में देखा जाएगा। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से ओम बिरला के बयान पर गहरी चिंता जाहिर की है। और विपक्ष आज संसद के दोनों सदनों में नीट एग्जाम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाएगा। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर गठबंधन दलों की बैठक में यह फैसला लिया गया। सूत्रों ने बताया कि विपक्षी दलों के सदस्य राज्यसभा में और लोकसभा में कार्य स्थगन का नोटिस देकर नीट मामलों पर चर्चा और सरकार से जवाब की मांग करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई विपक्षी दलों की बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस की काकोली घोष दस्तीदार, डीएमके की कन्निमोझी, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। सूत्रों से खबर है कि बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने महंगाई और अग्निपथ योजना जैसे विषयों पर सरकार को सदन में घेरने पर चर्चा की। जयराम रमेश ने विपक्ष के आक्रामक रहने की बात भी कही। अभी 4 दिन के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अभी राष्ट्रपति के भाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स पर चर्चा होगी, डिबेट होगा, उस पर क्या मुद्दे होंगे, हमारी रणनीति क्या होगी, उसको लेकर और बड़े बड़े मुद्दे हैं, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। देखिए कल संसद में क्या होता है, देखते रहिए। वहीं सरकार भी विपक्ष के आक्रामक रवैये से वाकिफ है। वह भी नीट समेत तमाम मुद्दों पर संसद में जवाब देने को तैयार है। और नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन जारी। सीबीआई रिमांड पर है। आरोपी चिंटू और मुकेश आरोपियों से पूछताछ में जुटी सीबीआई। पेपर लीक के मास्टरमाइंड की तलाश। पेपर लीक कांड में सीबीआई ने पटना से मनीष प्रकाश और आशुतोष को गिरफ्तार किया है। मनीष प्रकाश पर छात्रों को अपनी गाड़ी में लाने और ले जाने का आरोप है, जबकि आशुतोष के घर में छात्रों को ठहराया जाता था, यानी वो सेफ हाउस का प्रबंध करता था। सीबीआई को चिंटू और मुकेश से पूछताछ में कई अहम खुलासे की उम्मीद है। इसके अलावा भी कई राज्यों में सीबीआई का एक्शन जारी है। झारखंड के हजारीबाग से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। हजारीबाग के ही ओएसए स्कूल से पेपर लीक होने का शक है। गुजरात के पंचमहल में सीबीआई की टीम 2 स्कूलों में बयान लेने पहुंची। इन स्कूलों में नीट की परीक्षा हुई थी। इसके अलावा महाराष्ट्र के लातूर में हुए पेपर लीक का केस भी सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। बिहार पुलिस की जांच में पेपर लीक कांड में रांची के मेडिकल कॉलेज रिम्स का भी नाम आया है। यहाँ के 10 छात्र शक के दायरे में है। आरोप है कि यहीं के डॉक्टरों ने नीट पेपर सॉल्व किए थे। वहीं नीट धांधली को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में ओएमआर शीट देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। नीट यूजी पेपर लीक कांड में बिहार के संजीव मुखिया को किंगपिन माना जा रहा है। संजीव मुखिया के फैमिली गैंग पर कुमार कुंदन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नीट कांड के बाद से फरार चल रहे संजीव मुखिया के बारे में एक बात कही जाती है। वो पेपर लीक के धंधे की बात केवल अपनी कोर टीम से करता था और उसकी टीम में केवल वो रिश्तेदार होते हैं जिस पर पूरी तरह से वो यकीन करता हो। आपको पहले संजीव मुखिया की फैमिली गैंग के बारे में बताते हैं। डॉक्टर शिव संजीव मुखिया का बेटा है। बलदेव उर्फ चिंटू संजीव मुखिया का भांजा है। राकेश उर्फ रॉकी संजीव मुखिया का भांजा है। प्रदीप संजीव मुखिया का भतीजा है। सीबीआई ने चिंटू को गिरफ्तार कर लिया है। वो 8 दिनों की रिमांड पर है। हम नालंदा में चिंटू के गांव गुलरिया बिघा पहुंचे और ये जानना चाहा कि संजीव मुखिया से उसका क्या रिलेशन है। संजीव मुखिया भी नालंदा का ही रहने वाला है। गुलरिया बिघा में हम चिंटू के घर भी गए। उसके घर पर ताला लगा हुआ था। चिंटू के बाद हम नालंदा के हिलसा में रॉकी के गांव की ओर निकले और गांव वालों से उसके बारे में बात की। पेपर लीक की जो बात हो रही है, नहीं ये सब हम बाहर रहते हैं, हम गांव पे नहीं रहते हैं। इसके संबंध में अच्छा कोई जानकारी। पहले भी पेपर लीक मामले में पकड़ा जा चुका रॉकी अभी एजेंसी की गिरफ्त से बाहर है। और सीबीआई सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर लीक कांड को बेहद संगठित तरीके से अंजाम दिया गया। इस मामले में गिरफ्तार हर व्यक्ति की अलग अलग जिम्मेदारी थी और वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे।
पेपर लीक कांड में गिरफ्तार आरोपियों का रोल खंगालने में जुटी सीबीआई के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। पेपर सॉल्वर गैंग के मेंबर नीतीश कुमार और अंकित आनंद दानापुर के जूनियर इंजीनियरिंग सिकंदर यादवेंदु के पास अपना एक पर्सनल काम लेकर गए थे। बातचीत के दौरान नीतीश कुमार और अंकित आनंद ने सिकंदर को बताया कि उनकी सेटिंग है और वो किसी भी एग्जाम का पेपर लीक करा सकते हैं। इसके बाद सिकंदर ने अपने भतीजे के लिए नीतीश और अंकित से नीट एग्जाम में सेटिंग कराने की बात कही। नीतीश और अंकित आनंद ने नीट एग्जाम का पेपर लीक कराने के लिए सिकंदर यादवेंदु को 32 लाख का रेट बताया। सिकंदर ने बताया कि उनके पास 4 बच्चे हैं जिनके लिए सेटिंग करानी है और ये सामने वाली पार्टी से 40 लाख की मांग करेगा। सिकंदर यादवेंदु का पहला कैंडिडेट इसका भतीजा अनुराग यादव था, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। दूसरा कैंडिडेट आयुष राज और उसके पिता अखिलेश को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। नीट पेपर लीक कांड में अभी तक किंगपिन माना जा रहा संजीव मुखिया फरार है। उसका बेटा शिव एक अन्य पेपर लीक केस में पहले से ही जेल में बंद है। वहीं एक अन्य आरोपी रॉकी संजीव मुखिया का भतीजा है, जिसकी रांची मेडिकल कॉलेज में अच्छी पैठ है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के एक बयान पर बिहार की सियासत में घमासान मच गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी मंशा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे का ये वही बयान है जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद को लेकर के चलती है और राष्ट्रवाद के जो भी लोग समर्थक हैं, जो भी हमारे साथ चलने के लिए राष्ट्रवाद के ध्वज को लेके बढ़ने के लिए तैयार है, भाजपा उनका हमेशा स्वागत करती है। बीजेपी किसको खत्म नहीं की? जगन रेड्डी को खत्म नहीं किया, बीजू जनता दल को खत्म नहीं किया, शिवसेना को खत्म नहीं किया। पुराने एक भी एलाइज बीजेपी के साथ है। और कितने बार धोखा दिया, कितनी बार गालियां दी नीतीश कुमार जी को। और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का राधा रानी को लेकर दिए बयान का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। उज्जैन में 13 अखाड़ों के साधु संत और तीर्थ पुरोहितों ने धरना प्रदर्शन कर प्रदीप मिश्रा को चेतावनी दी है। सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का राधा रानी पर दिए गए बयान का बवाल अभी थमा भी नहीं था कि उनके गोस्वामी तुलसीदास जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी ने उनकी मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। अब षड्दर्शन संत समाज, 13 अखाड़े के संत, महंत और तीर्थ पुरोहितों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अवंतिका नगरी की विद्वत परिषद में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि जब तक कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा राधा रानी और गोस्वामी तुलसीदास जी पर दिए गए बयान पर माफी नहीं मांग लेते, तब तक उन्हें उज्जैन में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही उनकी कोई भी कथा उज्जैन में नहीं करने दी जाएगी। राधा रानी के ऊपर उनका एक वक्तव्य आया जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और उसके लिए वो क्षमा याचना कर रहे थे और करते हुए उन्होंने ये कह दिया कि मैं तो तुलसीदास की तरह गंवार हूँ, अनपढ़ हूँ, हमें कुछ आता नहीं। नाक रगड़ कर माफ़ी मांग, तभी हम उसको माफ़ करेंगे, नहीं तो वो माफ़ी योग्य नहीं है। और आगे की अगर कुछ कार्रवाई करना पड़ी तो हम उसको यहाँ पर किसी प्रकार का उज्जैन में प्रवेश नहीं होने देंगे। और मुंबई में बड़े अंतरराज्यीय ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। एनसीबी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 60 करोड़ रुपए की मेफेड्रीन ड्रग्स बरामद की। ड्रग्स माफिया के खिलाफ अभियान में जुटी एनसीबी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। एनसीबी मुंबई ने मुंबई के नागपाड़ा से 31 किलो 500 ग्राम मेफेड्रोन जब्त किया है। इसके अलावा आरोपियों के पास से 69 लाख रुपए से ज्यादा कैश भी बरामद हुआ है। ड्रग्स तस्करी के आरोप में एनसीबी की टीम ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। एनसीबी को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि मुंबई में एक स्थान पर भारी मात्रा में ड्रग्स छिपाया गया है। 24 घंटे की रेकी के बाद नागपाड़ा में ड्रग्स के ठिकाने का पता चला। एनसीबी ने छापेमारी के बाद एक ड्रग्स पेडलर मुशर्रफ को गिरफ्तार भी कर लिया है। उसकी निशानदेही पर पहले 10 किलोग्राम मेफेड्रोन बरामद हुई। इसके बाद और पूछताछ पर कुल 31.5 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त की गई। गिरफ्तार आरोपियों में नौशीन नाम की एक महिला भी शामिल है, जिसके पास से 10.5 किलो मेफेड्रोन और 69 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। पूछताछ में पता चला है कि ये गिरोह मुंबई के अलग अलग इलाकों में प्रतिबंधित ड्रग्स की सप्लाई किया करता था और काफी दिनों से एक्टिव था।
और बड़ी खबर है T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया जी सेमीफाइनल में भारत की शानदार जीत। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रनों से हराया। कुलदीप अक्षर पटेल ने लिए 3-3 विकेट। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए और अक्षर पटेल बने मैन ऑफ द मैच। भारत ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 68 रनों से हराया है। इसी के साथ रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप की हार का बदला भी पूरा कर लिया है। टीम पिछली बार 2014 के फाइनल में पहुंची थी। गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की 50 के सहारे इंग्लैंड को 172 रन का टारगेट दिया। इंग्लिश टीम को 17वें ओवर की चौथे बॉल में 103 रन पर पवेलियन भेज दिया गया। भारतीय टीम ने तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। 10 साल बाद टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। टीम पिछली बार 2014 के फाइनल में पहुंची थी। अब फाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला साउथ अफ्रीका से है, जो कल खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम के पास एक बार फिर से इतिहास रचने का मौका होगा। टीम इंडिया को 2007 के बाद T20 खिताब का इंतजार है। अगर रोहित की अगुवाई में टीम इंडिया फाइनल की बाजी अपने नाम करती है तो फिर धोनी के बाद रोहित T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले दूसरे कप्तान बन जाएंगे। अगर देखें तो 2024 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का सफर अब तक शानदार रहा है। भारी बारिश से दिल्ली का यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन बंद। मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट बंद की गई। टर्मिनल 1 तक की शटल सेवा भी रोकी।